गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्वागत है आप सबका फिर एक बार। मैं हूं सूर्य प्रकाश शर्मा और हम लोग पढ़ रहे हैं बीए पार्ट फर्स्ट पॉलिटिकल साइंस पेपर सेकंड का फर्स्ट चैप्टर या फर्स्ट टॉपिक मनु। आज हम बात करेंगे मनु द्वारा राज्य के कार्य क्षेत्र के संबंध में जो क्या कहा गया है उसकी चर्चा आज हम करेंगे। अब तक हमने देखा कि राज्य की उत्पत्ति के बारे में मनु ने क्या कहा। उसके अलावा हमने ये भी देखा कि राज्य के सप्तांग सिद्धांत के बारे में मनु ने क्या कहा, ये हम देख चुके हैं। अब जो हम चर्चा करेंगे वो है राज्य का कार्य क्षेत्र, राज्य को क्या करना चाहिए। इस संबंध में मनु ने लोक कल्याणकारी राज्य की धारणा के अनुरूप राज्य के व्यापक कार्य क्षेत्र का प्रतिपादन किया है। जो कार्य मनु ने मुख्य रूप से बताए हैं उनकी चर्चा हम करते हैं वन बाय वन। प्रजा रक्षण, पहला काम है जनता की रक्षा करना, और ये सबसे महत्वपूर्ण दायित्व है क्योंकि राज्य की स्थापना ही इसीलिए की थी भगवान ने, ईश्वर ने, क्योंकि प्रजाओं के साथ जो है उनकी रक्षा नहीं हो पा रही थी, वह असुरक्षित थे, तो उनको सुरक्षित करने के लिए राज्य की स्थापना हुई थी। ये राजा का प्रमुख कार्य है और ये सुरक्षा दो प्रकार से करनी है उसे, एक आंतरिक दृष्टि से, एक बाहरी दृष्टि से। आंतरिक दृष्टि से यह है कि जो समाज कंटक हैं वो जनता को पीड़ित न करें, यानी लुटेरों से, चोरों से, अपराधियों से जनता की रक्षा करनी। और दूसरा इसके लिए जो है दूसरा जो है वो बाहरी शत्रुओं से राजा को राज्य की रक्षा करनी है, जनता की रक्षा करनी है। तो इसके लिए एक तो आंतरिक व्यवस्था उसको करनी पड़ेगी, अच्छे से पुलिस की व्यवस्था करे और न्याय की व्यवस्था करे, और दूसरा बाहरी शत्रुओं से रक्षा करने के लिए सुप्रशिक्षित सेना की व्यवस्था करनी थी राजा को। तो जो राजा जनता की रक्षा नहीं कर सकता वो स्वयं नष्ट हो जाता है कालांतर में, उसको राजा रहने का अधिकार नहीं है मनु के अनुसार। वो जनता उसको जो है बर्दाश्त नहीं करेगी, क्योंकि उसको जो है उसको नियुक्ति इसीलिए मिली है, राजा इसीलिए बनाया गया था कि वो प्रजा की रक्षा कर सके। दूसरा लोक कल्याण, जनता के कल्याण के लिए बहुत सारे काम करने हैं राजा को, बल्कि यूँ कहें कि जो चार पुरुषार्थ हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष, उन चारों पुरुषार्थों के लिए सक्षम बनाना राजा का काम है, राज्य का काम है व्यक्ति को। और व्यक्ति के जो है मनुष्य के भौतिक कल्याण के साथ साथ नैतिक और आध्यात्मिक कल्याण की भी बात इसमें शामिल हो जाती है। मनु ने एक जगह कहा है कि राजा का दायित्व है अप्राप्त को प्राप्त करे, प्राप्त की रक्षा करे, रक्षित को बढ़ावे या संवर्धन करे उसका, और जो बढ़ा लिया गया है उसको जनता में वितरित करे। अर्थात इसको हम कहेंगे धन और संपत्ति, पूंजी भूमि के संदर्भ में, कि राजा अप्राप्त को प्राप्त करने की कोशिश करे, अपनी धन संपत्ति जो उसके पास नहीं है उसको प्राप्त करने की, जो प्राप्त है उसकी रक्षा करे, और जिसकी रक्षा कर ली उसको बढ़ाने की कोशिश करे, और फिर जो है सुपात्रों में उसका वितरण करे। ये राजा का दायित्व है, यानी जन कल्याण के लिए काम करना उसको। साथ ही मनु ने यह भी कहा है कि राजा को ब्राह्मणों के लिए जो है उचित व्यवस्था करनी चाहिए, उनके ब्राह्मण के जो है जीवन निर्वाह की व्यवस्था राजा का या राज्य का दायित्व है। जिस राज्य के राजा के रहते जो है कोई ब्राह्मण भूखा मरता है, भूख से मरता है, तो ये उसके लिए नरक गमन का कारण बनता है। ये क्यों कहा मनु ने ऐसा? इसलिए ब्राह्मण के लिए क्यों कहा? क्योंकि ब्राह्मण को शिक्षा और ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में काम करने का दायित्व दिया गया था, तो उसको जो है जीवन निर्वाह की चिंता से मुक्त रहे हो, वो केवल अपना समय अध्ययन में लगा सके। इसके लिए राजा को एक जिम्मेदारी दी गई कि राजा जो है उसके भरण पोषण की व्यवस्था करे। इसी प्रकार की बात जो है पश्चिमी चिंतन में जो है प्लेटो और अरस्तु भी करते हैं। प्लेटो ने भी राजा जो शासक वर्ग है उसको के लिए कहा है कि उसके पास अपनी व्यक्तिगत कोई संपत्ति नहीं होगी, उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति राज्य करेगा, वो राज्य द्वारा प्रदान किए गए भवनों में ही तो रहेंगे और वहीं भोजन करेंगे। और अरस्तु ने भी इसी प्रकार की बात तो नहीं की है, लेकिन उसने जो शासक वर्ग है उसको जीवन निर्वाह की चिंता से मुक्त रखने के लिए दास प्रथा का समर्थन किया उसने। तीसरी बात, अर्थव्यवस्था का संचालन।
अर्थव्यवस्था का संचालन से मतलब दो तीन बातें हैं आप इसमें बता सकते हैं। एक तो ये है कि राजा को उचित मात्रा में जनता से कर वसूल करने का अधिकार मनु देते हैं। इतना ही कर लिया जाए जिससे जनता को कष्ट ना हो, पीड़ा ना हो। जैसे सूरज अपनी किरणों से थोड़ा थोड़ा जल पृथ्वी से प्राप्त करता है, वैसे ही राजा भी थोड़ा थोड़ा कर जनता से प्राप्त करे ताकि जनता को कठिनाई ना हो। दूसरी बात यह है कि वो बाजार को नियंत्रित करे, व्यापारियों को नियंत्रित करे ताकि वो जनता के साथ जनता को हानि न पहुंचा सके। उदाहरण के लिए मिलावट ना कर सके, कम तोलने का काम ना करें, कीमतें बढ़ा करके ना बेचें। इस प्रकार से अर्थव्यवस्था को नियंत्रित करना राजा का दायित्व बताया है मनु ने। चौथी बात, सामाजिक व्यवस्था का निर्वाह या संचालन करना, उसका नियमन करना। प्राचीन भारत में जो है आपको पता है वर्णाश्रम पद्धति प्रचलित थी। 4 वर्ण थे और 4 आश्रम थे। वर्ण कौन से थे? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ये चारों वर्ण के लोग अपने अपने वर्ण के अनुरूप कर जो उनके कर्तव्य निर्धारित किए गए थे उनका पालन करें, ये राजा को देखना था। और जीवन के 4 चरण बताए गए थे हमारे, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। तो लोग इन चारों आश्रमों के अनुरूप अपना जीवन निर्वाह करें, ये भी राजा को देखना था। नेक्स्ट, न्याय व्यवस्था। देखिए, राज्य की स्थापना का उद्देश्य न्याय करना था। अब बताया गया कि पहले मत्स्य न्याय की स्थिति थी, तो उस मत्स्य न्याय की स्थिति को समाप्त करके धर्म पर आधारित न्याय व्यवस्था की स्थापना करना राजा का प्रमुख काम था। तो राजा को ये दायित्व दिया गया है कि वो न्याय व्यवस्था बहाल करे, जनता के अधिकार जनता को मिले, इसके लिए व्यवस्था करे। नेक्स्ट, प्रशासनिक व्यवस्था। बिना प्रशासन के तो कुछ भी नहीं है, राजा का सारा काम प्रशासन से ही चलता है। तो प्रशासनिक व्यवस्था सुदृढ़ हो उसकी, इसके लिए मनु ने कई सारे परामर्श उसको दिए हैं। वो योग्य अधिकारियों कर्मचारियों की नियुक्ति करे, उनको पर्याप्त मात्रा में वेतन दे, उन पर नियंत्रण रखे ताकि वो भ्रष्ट आचरण न कर सकें, और जो भ्रष्टाचार में लिप्त हों अधिकारी उनको दंडित करे, उनकी संपत्ति छीन ले, उनको देश से निकाल दे। इस प्रकार की सारी बातें मनु ने कही हैं। और प्रशासनिक व्यवस्था का भी एक ढांचा प्रस्तुत किया उन्होंने, जिसमें प्रादेशिक प्रशासन की भी बात की है और नगरीय प्रशासन की भी बात की है। अंतिम बात, परराष्ट्र संबंध, विदेश नीति का संचालन भी राजा और राज्य का काम है। इसके लिए भी कई सारे सिद्धांत मनु ने बताए हैं, जिनमें 4 उपाय बताए हैं। षड्गुण नीति, मंडल सिद्धांत, युद्ध के संबंध में विचार दिए हैं उसने, और इसके अलावा दूत व्यवस्था का प्रतिपादन किया है, गुप्तचर व्यवस्था की बात की है। ये सारी चीज़ें मनु ने बताई। तो ये राजा के या राज्य का कार्य है। आगे हम बढ़ते हैं। संप्रभुता का आधार, धर्म और दंड। मनु ने हालांकि संप्रभुता शब्द का प्रयोग तो नहीं किया कहीं पर, लेकिन मनु ने यह स्पष्ट कर दिया है अपने विचारों में कि राजा जो है एक व्यक्ति के रूप में उसकी स्थिति अलग है, और एक राजा के पद पर बैठने के बाद उसकी स्थिति अलग हो जाती है। यानी एक व्यक्ति के रूप में राजा अलग है, अलग व्यक्ति अलग स्थिति है उसकी, और एक पदधारी के रूप में उसकी स्थिति अलग है। और दंड को मनु ने जो है संप्रभुता के रूप में परिभाषित किया है। मनु के अनुसार राज्य का काम क्या है? धर्म आधारित मानकों को स्थापित करना, ये राज्य का काम है। धर्म के मानकों को समाज में स्थापित करना राज्य का काम है। यानी राज्य एक विशेष उद्देश्य के लिए बनाई गई संस्था है। राज्य और धर्म जो है वो एक दूसरे पर निर्भर है। धर्म के बिना राज्य नहीं हो सकता, क्योंकि धर्म को क्रियान्वित करना ही राज्य का काम है, और राज्य के बिना धर्म भी नहीं हो सकता, क्योंकि धर्म की स्थापना करने के लिए किसी संस्था, किसी शक्ति की आवश्यकता होती है। तो दोनों एक दूसरे पर निर्भर हैं। राज्य धर्म की स्थापना के लिए अस्तित्व में आया है, और धर्म की स्थापना के लिए राज्य जो है दंड शक्ति का प्रयोग करने के लिए अधिकृत है।
राजा जो है दंड का स्वामी नहीं है, बल्कि वो उसका अभिकर्ता है। अभिकर्ता माने एजेंट, उसका प्रयोग करने वाला। मालिक नहीं है उसका, वो उसको थोड़े समय के लिए उसका प्रयोग करने का अधिकार मिला है, शक्ति, दायित्व मिला है, बल्कि हम ही कहें। दंड क्या है? केवल भौतिक शक्ति नहीं है। दंड शक्ति भौतिक शक्ति से थोड़ी सी अलग है मनु के अनुसार। भौतिक शक्ति के साथ 3 चीजें मिलती है तो दंड शक्ति बनती है। वो कौन कौन सी? नैतिक प्रयोजन, जिसके लिए भौतिक बल का प्रयोग किया जाना है, जिस उद्देश्य के लिए भौतिक बल का प्रयोग किया जाना है, वो जो है उसको औचित्य प्रदान करता है। दूसरी बात, कोई अधिकृत संस्था, निकाय जो बल प्रयोग करने के लिए अधिकृत हो, जैसे राज्य या राजा, हर कोई द्वारा प्रयोग की गई शक्ति जो है वो जो है दंड नहीं, शक्ति नहीं कहला सकता, दंड नहीं कहा जा सकता उसको। और तीसरी बात, भौतिक बल की अनुल्लंघनीयता, भौतिक बल ऐसा हो जिसका कोई उल्लंघन न कर सके। 3 चीजें मिल करके भौतिक बल को दंड के रूप में परिवर्तित करती है। तो यानी दंड जो है वो धर्म की स्थापना के लिए है, और धर्म दंड के बिना कायम नहीं रह सकता। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं और यही संप्रभुता का आधार है, ऐसा मनु मानते हैं। आगे हम बात करेंगे राजा के बारे में, स्वामी जिसको हमने कहा है। पहली प्रकृति राज्य की, 7 प्रकृतियां बताई थी ना आपको। स्वामी पहला राजा, उसकी बात करेंगे। राजा की बात करते हैं हम लोग, जिसे स्वामी कहा उन्होंने। ये सबसे बड़ा अधिकारी है राज्य का, और समस्त शक्तियों का केंद्र यही है। इसमें मनु ने निम्न बातों की बात की जो आप देख रहे हैं: राजा का देवत्व, राजा के व्यक्तिगत गुण, राजा के कर्तव्य, राजा की दिनचर्या और उस पर नियंत्रण। एक एक बिंदु की बात करते हैं संक्षेप में। सबसे पहले मनु ने राजा के देवत्व की बात की, यानी ईश्वरीय उत्पत्ति की बात की है। मनु के अनुसार प्रथम राजा की जो सृष्टि है वो ईश्वर द्वारा हुई थी। पहला राजा ईश्वर ने बनाया था मनु को, तो यानी राजा की उत्पत्ति ईश्वरीय है, और ये हम देख चुके हैं। और ईश्वर के अंश से राजा का निर्माण हुआ है। इंद्र, वायु, यम, कुबेर, वरुण वगैरह वगैरह देवताओं के अंश से राजा का निर्माण हुआ है, और इस प्रकार से राजा स्वयं एक दिव्यता अपने आप में रखता है। तीसरी बात यह है कि राजा के दिव्य व्रतों की का निर्धारण किया उन्होंने। राजा के देवत्व के साथ साथ दिव्य व्रतों की बात की उन्होंने। जैसे इंद्र की तरह वो जनता के लिए धन धान्य की वर्षा करे, यम की तरह वो दंड देने में कोई भेदभाव न करे, चंद्रमा की तरह प्रसन्नता उत्पन्न करने वाला हो, धरती की तरह सबको समान रूप से धारण करने वाला हो। ये सारी बातें बताई हैं मनु ने। अच्छा, मैं स्लाइड चेंज करना भूल गया था आपके लिए, मैं उसको चेंज करता हूँ। तो ये 3 बातें यहाँ पर आप देख सकते हैं जिनकी चर्चा मैंने की अभी। पहली बात तो कि पहले राजा का निर्माण, सृष्टि मनु जो थे उनकी ईश्वर ने उनको बनाया, ब्रह्मा ने। दूसरी बात, ईश्वर के अंश से राजा का निर्माण हुआ, हम देख ही चुके हैं। और तीसरी बात मैंने अभी भी आपको बताई। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग, वो है शासक के व्यक्तिगत गुण। 3 प्रकार के गुणों की बात की है मनु ने। पहला, एक अच्छे मनुष्य के लिए में जो गुण होने चाहिए वो, जिसमें विनयशीलता, इंद्रिय निग्रह, दुर्गुणों का अभाव वगैरह वगैरह, और बहुत सारे गुण उन्होंने बताए कि एक जो व्यक्ति अच्छे व्यक्ति में होने चाहिए वो। दूसरी बात, उसके कर्तव्य निर्वाह के लिए आवश्यक गुण। एक राजा के रूप में पहले तो उसको अच्छा मनुष्य होना चाहिए, पहली बात तो ये। और उसके लिए जो जो अच्छे गुण होने चाहिए उसमें सदाचार, विनयशीलता वगैरह वगैरह, बुराइयों का अभाव हो उसमें, व्यसन नहीं हो उसमें कोई, ये सब बातें। दूसरा, राजा बनने के लिए जो आवश्यक गुण है वो उसमें होने चाहिए, जैसे शूरवीरता हो, पराक्रम हो,
निर्णय करने की क्षमता हो, इस प्रकार की शक्तियाँ उसमें आनी चाहिए। और तीसरी बात, कर्तव्य निष्ठता, कर्तव्य परायण हो, अपने कर्तव्य के प्रति सजग हो। नेक्स्ट, राजा के कर्तव्य जैसे हम पहले भी कह चुके हैं कि राजा को ईश्वरीय अंश से निर्मित मानता है मनु, और इस आधार पर वो उसके दिव्य व्रतों का निर्धारण करता है। डॉक्टर परमात्मा शरण हैं, उन्होंने एक किताब लिखी है भारत के प्राचीन भारतीय चिंतन पर। उन्होंने अपनी पुस्तक में मनु के अनुसार राजा के निम्न कर्तव्यों की बात की है। पहला, कार्यपालिका संबंधी कर्तव्य, इसमें जो है वो प्रजा रक्षण वगैरह आता है इसका, और न्याय करना, ये मुख्य उसके काम है। दूसरा, न्यायिक कार्य। तीसरा, विधायी कार्य। विधायी, ये आप यहाँ इसको ध्यान न दें, निधाई हो गया गलती से, विधायी है ये। यानी वैसे तो धर्म जो है वो कानून का काम करता है, लेकिन मनु कहता है कि कुछ मामलों में राजा को भी कानून बनाने की शक्ति प्राप्त है। प्रशासनिक कार्य, जिसकी हम चर्चा कर ही चुके हैं। धार्मिक कार्य, वो धर्माधिकारियों की नियुक्ति करने के जिम्मेदार हैं, धर्म की स्थापना करने के लिए जिम्मेदार हैं। राजस्व, यानी कर वर लगाना, कर इकट्ठा करना, वो सैन्य, सेना का संचालन। और अंतिम बात, बौद्धिक, यानी शिक्षा की व्यवस्था करना। ये सब काम राजा के बताए हैं मनु। नेक्स्ट स्लाइड पे चलिए साहब। अब आप यह है शासक पर नियंत्रण। तो सवाल ये उठता है कि क्या मनु का राजा निरंकुश हो सकता है? जैसे हमने कहा कि उसने दैवीय सिद्धांत का प्रतिपादन किया है, और पश्चिम में जो दैवीय सिद्धांत था वो राजा को निरंकुश बनाता है, राजा को सर्वोच्च बना देता है, जनता को विरोध करने का अधिकार नहीं देता। लेकिन मनु ने राजा की निरंकुशता का प्रतिपादन नहीं किया है। उन्होंने शासक पर सैद्धांतिक संस्थागत नियंत्रण की बात की है। सैद्धांतिक नियंत्रण की बात करें तो वो धर्म के रूप में वो बहुत महत्वपूर्ण काम, बहुत बड़ा नियंत्रण मनु राजा पर लगाता है। राजा धर्म के अधीन है, धर्म से ऊपर नहीं है। धर्म की स्थापना करने के लिए, यानी नियम पहले से बने हुए हैं, राजा उन नियमों को लागू करने के लिए है। तो इस प्रकार से धर्म के अधीन है राजा। इसी तरह से दंड नीति की जो सिद्धांत है उनका पालन भी उसे करना पड़ता है। और तीसरी बात यह है कि वो न्याय की स्थापना करना उसका जिम्मेदारी है, यानी ये उसका बड़ा जिम्मेदारी है। धर्म और दंड नीति, आप मान लीजिए, न्याय को तो फिलहाल छोड़ भी सकते हैं यहाँ पर, धर्म और दंड नीति के अधीन उसको रहते हुए काम करना है। ये इस पर सैद्धांतिक नियंत्रण है। दूसरी बात, संस्थागत नियंत्रण, यानी कई सारी संस्थाएं हैं जो राजा पर नियंत्रण करती है। जैसे मंत्रियों से परामर्श की बात कही, मंत्री के परामर्श के बिना राजा काम न करे, ऐसा मनु ने कहा है। तो यानी मंत्रियों के सलाह की उपेक्षा नहीं कर सकता राजा, इसका मतलब ये है। इसी तरह से उन्होंने विकेंद्रीकरण की बात की है, शक्तियों का विकेंद्रीकरण हो गांवों तक, तो उसको भी राजा को देखना है। इसी तरह से तीसरी बात यह है कि जनता द्वारा पदच्युति अथवा हत्या के बारे में मनु ने लिखा है कि भाई जो राजा अपने कर्तव्यों का निर्वाह सही प्रकार से नहीं करता, जनता के में धर्म की स्थापना नहीं करता या जनता की रक्षा नहीं कर पाता, जनता उसको जो है पद से हटा देती है, ऐसा मनु ने लिखा है कहीं कहीं पर। हालांकि जनता को विरोध करने की बात स्पष्ट रूप से मनु ने कहीं नहीं कही है। ऐसा लिखा है मनु ने कि वो राजा जनता द्वारा ही नष्ट कर दिया जाता है। यानी ये व्यवहारिक पक्ष बताया है कि अगर राजा जन कल्याण में निरत नहीं रहेगा, जनता स्वयं उसको समय आने पर पदच्युत कर देगी, ये मनु ने कहा। तो इस प्रकार जो मनु का जो राज शासक है वो निरंकुश नहीं हो सकता। नेक्स्ट है साहब मंत्री परिषद। मंत्री परिषद भी एक बड़ी महत्वपूर्ण संस्था है
मनु के अनुसार मंत्रिपरिषद के बारे में मनु ने क्या क्या बताया है। सबसे पहली बात तो मंत्रिपरिषद का महत्व की बात की उन्होंने, मंत्रियों के महत्व की बात की। मनु ये कहते हैं कि सामान्य काम करने में भी व्यक्ति को कठिनाई आती है और राजधर्म का निर्वाह तो बहुत बड़ा काम है जो अकेले राजा नहीं कर सकता, इसलिए उसको मंत्रियों के, योग्य मंत्रियों के परामर्श से काम करना चाहिए, ये मनु ने कहा है। और उन्होंने ये भी बताया कि परामर्श के लिए 7-8 मंत्रियों की व्यवस्था करनी चाहिए मनु को, राजा को। और राजा की जो शक्तियां हैं वो संस्थागत है, यानी अपने व्यक्तिगत तौर पे राजा उनका प्रयोग नहीं करे, मंत्रियों की परामर्श से, उनकी सहायता से शक्ति का प्रयोग करे। दूसरी बात, मंत्री किसे बनाए इसके बारे में मनु ने कहा है, उच्च कुलोत्पन्न होना चाहिए, पहली बात तो मंत्री को। दूसरी बात, शास्त्र और शस्त्र विद्या में पारंगत होना चाहिए, शास्त्रों का भी जानकार हो, शस्त्रों का भी जानकार हो, शूरवीरता भी उसमें होनी चाहिए, विद्वान हो, धर्मात्मा हो, ये सारे गुण उसके अंदर होने चाहिए। तीसरी बात ये है कि वो शूद्र नहीं होना चाहिए, ये भी मनु ने कहा है। तो और बातें तो समझ में आती है, शूद्र अगर योग्य है तो क्यों नहीं होना चाहिए, इसके बारे में मनु के विचार जो है आज हम उचित नहीं प्रतीत होते, इनको सही नहीं माना जाता, इसी कारण मनु की आलोचना होती है, उन्हें रूढ़िवादी माना जाता है और प्रतिक्रियावादी माना जाता है उनके विचारों को। और मनुस्मृति को जलाने जैसे जो घटनाएं हुई हैं वो इन्हीं विचारों के कारण हुई हैं, तो हम उनके इस विचार को स्वीकार नहीं कर सकते, क्योंकि नियुक्ति का आधार योग्यता होना ही चाहिए, किस कुल में उत्पन्न हुआ है ये नहीं, योग्यता और योग्यता सिर्फ एक आधार होना चाहिए नियुक्ति का, जो मनु नहीं कहते, पहले कहते थे उसको, दूसरे बिंदु में तो ये सारी बात कहते नहीं, पहला और तीसरा बिंदु जो है वो उचित प्रतीत नहीं होता है। उच्च कुल में उत्पन्न होना क्या आवश्यक है, योग्यता अगर है किसी में तो वो ठीक है। नेक्स्ट चलिए आगे। हाँ जी, तो अब देखिए आप, मंत्रियों के दायित्व एवं अधिकार क्या होंगे, इस पर भी मनु ने बात की है। पहली बात तो यह है कि मंत्रियों का काम होता है राज्य के कर्मचारियों तथा प्रजाजनों के कार्यों का निरीक्षण करना, कर्मचारियों पर नियंत्रण करना, उनके कार्यों का सुपरविजन करना, ये मंत्रियों का काम है। जिस मंत्री के अधीन जो विभाग हैं उनका निरीक्षण करता रहे, वो वहाँ कर्मचारी ठीक से काम कर रहे हैं, अपने दायित्वों का निर्वाह कर रहे हैं, वो भ्रष्टाचार में लिप्त तो नहीं है, ये सब देखता रहे हो। और जनता के कार्यों का निरीक्षण भी, जनता भी अपने दायित्वों का निर्वाह कर रही है कि नहीं कर रही, कहीं जनता के स्तर पर कोई गलत काम हो रहा हो, कोई अन्याय हो रहा हो किसी के प्रति, उसको देखना भी मंत्रियों का काम है। और दूसरी बात, समस्त शासकीय कार्यों के मामले में राजा को परामर्श देना, उसकी सहायता करना, ये मंत्रियों का दायित्व है। फिर चौथी बात, मंत्रिपरिषद की कार्यप्रणाली, किस प्रकार से काम करे मंत्रिपरिषद। देखिए, 2 प्रकार की प्रणालियां प्रचलित थी कार्यक्रम, एक तो व्यक्तिगत परामर्श की प्रणाली प्रचलित थी और दूसरा सामूहिक परामर्श की प्रणाली प्रचलित थी। उन्होंने दोनों का समर्थन किया है और उसने बताया है कि भाई जैसी परिस्थिति हो उसके हिसाब से राजा को काम करना चाहिए। जो जटिल मामले हों और महत्वपूर्ण मामले हों उनमें पहले व्यक्तिगत परामर्श लेना चाहिए और फिर सामूहिक परामर्श से काम कर लेना चाहिए। और जो सामान्य मामले हैं रोजमर्रा के, उनमें सामूहिक परामर्श से काम किया जा सकता है। जटिल मामलों में पहले राजा को मंत्रियों से अलग अलग बातचीत करके राय बनानी चाहिए, फिर उसी मामले को सामूहिक चर्चा के बाद निर्णय लेना चाहिए, ये मनु ने बताया है। नेक्स्ट, ये है मंत्रणा की गोपनीयता। मनु ने मंत्रणा की गोपनीयता को बहुत महत्वपूर्ण माना है, यानी जो मंत्रियों के साथ जो बातचीत होती है, राजा की परिचर्चा होती है किसी मामले में निर्णय लेने में, उसको बहुत महत्वपूर्ण माना है। और आज भी हमारे देखते हैं मंत्री जो है शपथ लेते हैं तो पद और गोपनीयता की शपथ लेते हैं वो, मैं गोपनीय रखूंगा अपने बातचीत को।
तो गोपनीयता का महत्व कितना था और किस प्रकार मनु ने उसको पहचाना था, ये बड़ी बात है। और मनु ने कहा है कि जिस राजा के मंत्र की गोपनीयता बनी रहती है वो राजा जो है सदा सफल होता है। वो धन से हीन होने, राज्य से हीन होकर के भी वो फिर से अपना राज्य प्राप्त कर लेता है। और जिस राजा के मंत्र की गोपनीयता भंग हो जाती है वो नष्ट हो जाता है, ये मनु का कहना है। दूसरी बात यह है कि मंत्रणा की गोपनीयता कैसे सुनिश्चित की जाए, इसके लिए भी मनु ने कुछ सुझाव दिए हैं। कब मंत्रणा की जाए इसके लिए उसने सुझाव दिया कि जब लोग ज़्यादातर लोग आराम कर रहे हों, या रात्रि के समय यानी लेट नाइट में, या दोपहर के समय में जब लोग आराम करते हैं सामान्यतः, उस समय बात परामर्श करना चाहिए। स्थान कैसा हो उसके बारे में बताया, निर्जन स्थान पे हो, वन में चर्चा कर ले, या और भी जो भी जहाँ पर लोग ना आते जाते हों ऐसी जगह पे बातचीत हो। और परिस्थितियाँ क्या हो और कौन कौन लोग वहाँ पे नहीं हों, किस प्रकार के लोगों का नहीं होना चाहिए। उसमें कहा कि स्त्रियों का नहीं होना चाहिए वहाँ, विकलांग व्यक्तियों को वहाँ नहीं होना चाहिए, और कुछ ऐसे पक्षी जो मानव की भाषा में बोल लेते हैं उनको भी वहाँ नहीं होना चाहिए। जैसे तोता जो है वो मनुष्य की भाषा में बोलता है ऐसा माना जाता है, तो सुनकर दोहरा देता है, तो उससे आपके मंत्रणा के भंग होने, गोपनीयता भंग होने की संभावना रहती है। तो ये सब बातें मनु ने बताई हैं। नेक्स्ट चलिए साहब, प्रशासनिक प्रणाली के बारे में मनु ने क्या कहा है ये हम देखेंगे, लेकिन अगले लेक्चर में। फिलहाल हम इतना ही रखते हैं। धन्यवाद।